हेलो कॉमर्शियंस, वेलकम टू कॉमर्शियन टॉक्स। एंड आज की वीडियो में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। अब चाहे असर्शन रीजन हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, इमेज बेस्ड हो, कुछ भी हो, यहाँ पर हर तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एंड ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर पर बेस्ड हैं, तो इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फॉर मोर सच कंटेंट। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड सारे कॉन्सेप्ट्स को समाप्त करते हैं। अब सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि स्टेटमेंट बेस्ड है। तो चलो जल्दी से दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं। तो स्टेटमेंट 1 यहां पर बोल रहा है कि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द ब्रिटिश रूल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमाइन्स बिटवीन 1875 एंड 1900। यानी कि कॉमर्शलाइजेशन जब एग्रीकल्चर का हुआ था तो उससे हमारे यहाँ पर फ्रीक्वेंट फेमाइन्स आने लगे थे, भुखमरी बेसिकली यहाँ पर आने लगी थी। एंड सेकंड चीज यहाँ पर बोला गया है स्टेटमेंट में कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया बिगेन टू एक्सपोर्ट फूड ग्रेन्स। तो जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल था तो इंडिया का एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ गया था। तो यहाँ पर क्या होगा, तो अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हैं, क्योंकि दोनों ही चीज यहाँ पर हुई थी। तो यहाँ पर जो हमारा सी ऑप्शन है दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाता है। अब हम लोग 19 पर चलते हैं तो आ जाता है मिनी हाइडल प्लांट्स आर गुड फॉर एनवायरमेंट बिकॉज। तो यहाँ पर क्यों अच्छे होते हैं? बिकॉज दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ओनली फॉर लोकल एरियाज, दे डू नॉट चेंज द लैंड यूज पैटर्न, दे रिलाई ऑन द पेरेनियल स्ट्रीम्स। तो देखो यार तीनों ही पॉइंट जो है वो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और तीनों से ही हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा हो रहा है। सो यहाँ पर जो 1 2 3 यानी कि ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो जाता है। अब अगर हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर फिर से एक स्टेटमेंट क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है स्टेटमेंट 1 में द परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज मेंटेन्ड एज बफर स्टॉक। यानी कि जितने भी फूड ग्रेन्स परचेज करती है गवर्नमेंट एमएसपी पर, यहाँ पर उसको बफर स्टॉक में लिया जाता है। तो ये अभी बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक भी चल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया गया है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेफगार्ड्स द फार्मर्स अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन फार्म प्रोडक्ट प्राइसेस। यानी कि एमएसपी क्या होती है कि जब प्राइसेस बिल्कुल ही नीचे गिर जाती हैं, बिल्कुल बहुत ही मतलब बिल्कुल जीरो हो गए हैं, बिल्कुल 50 पैसे हो गए हैं, तो यहाँ पर अगर आप एक एमएसपी सेट कर देते हो तो गवर्नमेंट उसी प्राइस पर उसको खरीदती है। सो यहाँ पर फिर से हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है, दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। यहां पर चॉइस वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है। सो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनकरेक्ट कौन सा है वो देखना है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन वाज द स्ट्रैटेजी टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करते हैं? तो जब भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला जाए तो हमेशा नेगेटिव सेंटेंस को ढूंढने की कोशिश करो। तो जिसकी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात की गई है तो इससे हमको फॉरेन एक्सचेंज सेव करना था, बिल्कुल सही है। लाइसेंस पॉलिसी इंश्योर्ड रीजनल इक्वालिटी, बिल्कुल सही है। रशियन इकोनॉमिक मॉडल वाज द बेस फॉर द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, इस पर मेरे को थोड़ा सा डाउट है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर द वन ऑफ द एसेंशियल टूल्स फॉर द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो यहां पर सिंपल सी बात है, जो ए बी और डी पॉइंट है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, पर जो सी पॉइंट है बिल्कुल डाउट इसमें लग रहा है। तो यहां पर सी इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जब भी इनकरेक्ट पूछा जाए ना तो या तो 3 करेक्ट निकाल लो या तो 1 इनकरेक्ट निकाल लो। तो मैं तो पहले ही देखता हूं कि जो नेगेटिव अजीब सा सेंटेंस दिख रहा होता है ना उसी पर डाउट रखो, बाकी 3 को एनालाइज करो और फिर उसी को टिक मार दो। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 21st क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि स्किल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इज नॉट एन अटेम्प्ट टू इंक्रीज डैश इन इंडिया। तो यहाँ पर क्या नहीं अटेम्प्ट करना चाहता था, नहीं को यहाँ पर बिल्कुल भी ना मिस करे, क्वेश्चन को 2 बार यहाँ पर आपको रीड करना है। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बिल्कुल करना चाहता था, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट्स बिल्कुल करना चाहता था, जीडीपी को इंक्रीज बिल्कुल करना चाहता था, लेकिन इनएडिक्वेट स्प्रेड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, इनएडिक्वेट नेगेटिव सेंटेंस आ गया। तो यहां पर यह चीज अपन लोग गलत हो जाता है और यही हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, 22nd पर चलते हैं तो आता है ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन इन चाइना फोकस्ड ऑन डैश। किस पे फोकस किया था? वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, प्राइवेटाइजेशन या फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अगर आपने थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़ा है ना तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन था वही हुआ था और इसी से चाइना की ग्रोथ हुई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, इंडिया चाइना वाला जो चैप्टर है उसमें जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन है उसमें आपको 3 डेट्स दी गई हैं कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन कब स्टार्ट हुआ था, ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था और उसके बाद फिर एक उनका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, वो कब आए थे। तीनों की डेट मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए है, आपको याद होना चाहिए। बी पर आ जाते हैं जो कि इसका चॉइस क्वेश्चन है कि इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजनल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप्स।
तो यहां पर यूरोपियन यूनियन, ब्रिक्स, G20, सार्क। देखो G20 तो अभी हुआ था इंडिया में तो उसका मेंबर है, सार्क की बात करूं तो उसका भी मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है, ठीक है। जो आई है ना बीच में वो इंडिया ही है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। सो ए इज योर करेक्ट आंसर विच इज इनकरेक्ट हियर, ठीक है। ओके, नाउ फिर से हम लोग चलते हैं, तो फिर से चाइना वाला चैप्टर जाता है। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सो यहां पर एक केस बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली ये। सो बिटवीन 1966 to 76 Mao introduced this movement under which professionals and students were asked to work and learn from the real life situation prevailing in the countryside of China. So यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन जाता है कम्यून सिस्टम, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, ओपन डोर पॉलिसी या फिर ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता बट करेक्ट ऑप्शन अपना डी ही हो जाएगा, दैट इज ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन। पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते तो आ जाता है वर्कर्स हु आर इन द परमानेंट पेरोल ऑफ देयर एम्प्लॉयर आर कॉल्ड डैश वर्कर्स। ए सेल्फ एम्प्लॉयड, बी कैजुअल, सी रेगुलर या फिर डी हायर्ड। सो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है सी रेगुलर। यहां पर वर्कर्स उनको कहा जाता है क्योंकि उनको परमानेंट पेरोल यहां पर मिल रहा है। क्लियर है बात। जॉबलेस ग्रोथ लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज लेबर रिफ्यूज टू माइग्रेट, लेबर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, ग्रोथ रेट इज लो या फिर ग्रोथ इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। सो यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ कब हो रही है? सो जॉबलेस ग्रोथ उससे अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो ग्रोथ होती है ना वो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के कारण हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी AI आ गया है तो सबकी जॉब जा रही थी, उसको अपन क्या बोलेंगे? जॉबलेस यहाँ पर ग्रोथ हो गई है, ऐसी ग्रोथ हुई है कि जॉब ही चली गई। क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, अब अपन 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 2 आ जाता है। सो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान द सर्विस सेक्टर हैज बीन इमर्जिंग एज अ सोर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सर्विस सेक्टर ने डेवलपमेंट किया है और ये बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर दोनों के में डेवलपमेंट हुआ है। अमंग द नेबर्स ऑफ इंडिया चाइना हैज द हाइएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। इसकी भी अगर मैं बात करता हूँ बिल्कुल सही है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो सी ऑप्शन अपना फिर से करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो 26th क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहां पर बोला गया है स्टेटमेंट 1 इंडिया अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन 1951। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान चाइना अडॉप्टेड इकोनॉमिक प्लानिंग एज अ को डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी। सो अगेन यहां पर जो दोनों स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है क्योंकि यहां पर फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में आया था और तीनों ने ही इकोनॉमिक प्लानिंग को ही अपना को डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी मानी थी। सो यहां पर जो अपना सी ऑप्शन है अगेन फिर से करेक्ट हो जाता है। अब आता है हमारा 27th क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। तो प्रोडक्शन ऑफ डाइवर्स वैरायटी ऑफ क्रॉप्स रेदर देन वन स्पेशलाइज्ड क्रॉप इज कॉल्ड डैश। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सेक्टर या फिर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पर क्रॉप्स की बात की जा रही है। सो लास्ट ऑप्शन हो नहीं सकता, सेक्टर्स वाला हो नहीं सकता, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ही इज योर राइट आंसर। क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे जो भी डाउट्स हो तुम कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। यानी कि यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स अपने यहाँ पर आ गए थे तो यहाँ पर फॉरेन ट्रेड में क्या यहाँ पर नहीं हुआ था, जो कि यहाँ ऑप्शन में बताया है। इंडिया सफर्ड फ्रॉम ट्रेड डेफिशिएट, तो क्या यहाँ पे ट्रेड डेफिशिएट हुआ था, ये आपको क्वेश्चन करना है। देन सेकंड इज रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन वर फॉलोड। तो यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी, हाँ बिल्कुल थी। ब्रिटेन मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। तो ऑफकोर्स ये बात उन लोगों ने मोनोपोली बना ली थी, यहाँ से इंग्लैंड भेज रहे थे, इंग्लैंड से यहाँ पर लेकर के आ रहे थे। इंडिया बिकेम एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड कंज्यूमर गुड्स। ऑफकोर्स ये बात है, यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था, वहाँ से कंज्यूमर गुड्स पूरे बन के आते थे। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट ऑप्शन है और हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए, इंडिया सफर्ड फ्रॉम लार्ज ट्रेड डेफिसिट। क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट नहीं हुआ था, हमारा ट्रेड अच्छा करा था उन लोगों ने, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल सारे जा रहे थे। डैश इज अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम सोइंग टिल सेल ऑफ फाइनल प्रोड्यूस इन द मार्केट। कौन सी प्रोसेस है जिसमें आप बीज बोते हो और जब निकल जाता है पूरा का पूरा पूरे मार्केट तक पहुंच जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग या फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सो अगर आप लोग को मार्केटिंग की डेफिनेशन भी पता है तो आप समझ गए होंगे कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है।
अब अगर आप लोग आगे चलते हैं तो यहां पे आता है डैश हैव इमर्ज्ड एज एन इंपॉर्टेंट माइक्रो फाइनेंस सिस्टम एंड लेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। तो जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाएगी तो तुम बिना देखे, ऑप्शन बिना पढ़े यहां पर बी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स पर टिक मार्क यहां पे लगा दोगे, ठीक है। अगर यहां पर एपेक्स वर्ड यूज हुआ होता, एपेक्स मतलब होता है सुप्रीम, APEX, तो यहां पर फिर तुम नाबार्ड को लगाते, लेकिन क्योंकि नहीं यूज हुआ है, विमेन की बात की गई है, माइक्रो फाइनेंस की बात की गई है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आ जाता है। 20th पे चलते हैं तो यहां पर असर्शन रीजन दिया गया है। असर्शन इज, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि ये दोनों बिल्कुल पति पत्नी टाइप होते हैं। तो पहले बंदे की बात सुनना पड़ेगा, असर्शन की बात सुनना पड़ेगा। ह्यूमन कैपिटल इज नॉट ट्रेडेड इन द मार्केट, हाउएवर इट्स सर्विसेज आर ट्रेडेड। तो यहां पर ह्यूमन कैपिटल भैया ट्रेड नहीं हो रहा है, पर जो ह्यूमन कैपिटल से सर्विसेज निकल रही हैं, जो भी अपन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ट्रेड हो रही है। रीजन बोला गया है ह्यूमन कैपिटल इज इनटैंजिबल इन नेचर। तो यहां पर जो बंदी है वो क्या बोल रहे हैं, मतलब रीजन क्या बोल रहा है कि यहां पर ह्यूमन कैपिटल इनटैंजिबल है, जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। तो बिल्कुल करेक्ट बात है, सर्विसेज को कभी अपन टच नहीं कर सकते, इट इज इनटैंजिबल। सो यहां पर असर्शन और रीजन जो है दोनों ही ह्यूमन कैपिटल को डिफाइन कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी है, एक रिश्ता बनना पॉसिबल है। सो यहां पर जो ए ऑप्शन है दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर यहां पर रीजन में कुछ और दिया होता जो कि सही होता, लेकिन ह्यूमन कैपिटल की डेफिनेशन से अलग होता, तो फिर मैं बी ऑप्शन लगाता, ठीक है। तो इसी में बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मैंने एक इजी ऑप्शन आपको बता दिया है। अब इसी के चॉइस क्वेश्चन में हमको दिया है कि बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल कैपिटल अक्रू ओनली टू प्राइवेट एंटिटीज, वेयर इज ह्यूमन कैपिटल प्रोवाइड प्राइवेट एज वेल एज डैश बेनिफिट्स। यानी कि आपका जो फिजिकल कैपिटल होता है उससे आपको क्या मिल रहा है, कुछ प्राइवेट एंटिटीज को बेनिफिट्स मिल रहा है, पर ह्यूमन कैपिटल से प्राइवेट एज वेल एज किसको बेनिफिट मिल रहा है, तो यहां पर प्रॉफिटेबल, सोशल, फिजिकल या फिर मॉनिटरी। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होता है दैट इज योर सोशल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 21 पे चाइना वाला चैप्टर आ चुका है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि चाइना इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन इट्स ओन विदाउट एनी प्रेशर। तो यहां पर चाइना के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डालने के लिए, जो कि एक तरीके से सही भी बात है, तभी तो वो लोग कर पाए। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट इन इंडिया द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्रोसेस लेड टू द वर्सनिंग ऑफ ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। यानी कि हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए उसके कारण हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर जैसे कि जीडीपी यहाँ पर खराब हुआ, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था, उससे हमारे यहाँ पर बहुत जल्दी जो जीडीपी था उसमें इंक्रीज आया था। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है पर स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, तो ए इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अब यहां पर 22 पर चलते हैं तो आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट द बेनिफिट अक्रूइंग फ्रॉम गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन को ग्रीन रेवोल्यूशन ही है बेसिकली। तो यहां पर क्या बोला गया है, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ फार्मर्स, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है, तो यहां पर बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ फार्मर्स पॉजिटिव है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स थोड़ा सा डाउटफुल है, इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिल्कुल हुआ था, ये एम्प्लॉयमेंट फॉर विमेन इन रूरल एरियाज बिल्कुल हुआ था। यहां पर सारे पॉइंट्स पॉजिटिव दिए हैं, बट जो सेकंड पॉइंट है दैट इज मिल्क का प्रोडक्शन, वो यहां पे गलत हो जाता है, क्योंकि वो मिल्क रेवोल्यूशन में हुआ था, व्हाइट रेवोल्यूशन में हुआ था, तो उसको अभी हम लोग यहां पे नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो 23 पे आ जाते हैं। सो यहां पर बोला गया है कि फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट्स हमको यहां पर मैच द फॉलोइंग करना है। अब देखो अपन को इनकरेक्ट पेयर यहां पे ढूंढना है, ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, इसलिए 2 बार क्वेश्चन को रीड करना इंपॉर्टेंट है। तो देखो इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया 1850 में हुआ था, ये सबको पता है भैया, ये तो सही होगा। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टिस्को दैट इज टाटा स्टील कंपनी, टाटा एंड इंडियन स्टील कंपनी ऐसा कुछ नाम है, इसका फुल फॉर्म याद कर लेना। 1807 थोड़ा सा डाउटफुल मुझे लग रहा है। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया 1881 बिल्कुल सही है। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनल ये 1869 बिल्कुल सही है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टिस्को। तो भैया कब हुआ था, यह हुआ था 1907 में। एक चीज याद रखना 1907 में हुआ था, इसको अच्छे से याद कर लेना। सो आपका जो बी ऑप्शन है वो यहां पर सही हो जाता है, जो कि एक्चुअली में गलत है। ओके 24 पर अगर अपन लोग चलते हैं, सो यहां पर बोला गया है चाइना इनिशिएटेड डैश इन 1958 that aimed at industrialization the country on a massive scale। तो हमेशा एक चीज याद रखना 1958 में तुम्हारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन शुरू हुआ था, 1965 में तुम्हारा ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, और फिर 1978 में 1978 में तुम्हारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। तो 1958, 1965, 1978 ये 3 डेट तुम्हारे दिमाग में घुस जानी चाहिए। डैश एक्ट्स एज अ मेजर फॉर द एक्सटेंट ऑफ डेमोक्रेटिक
पार्टिसिपेशन इन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज होती है जिससे हमारा डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन होता है सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है दैट इज लिबर्टी इंडिकेटर। इसके ऊपर मैंने एक और एमसीक्यू देखा है, तो लिबर्टी इंडिकेटर की बस डेफिनेशन पढ़ लेना क्या होता है, ठीक है, बाकी सब तो तुमको पता ही है। आगे बढ़ते हैं तो 25th क्वेश्चन आ जाता है, इन एन इकोनॉमी व्हेन द रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन इज लोअर देन द रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्स द एनवायरमेंट में ऑपरेट। इसका मतलब बता देता हूं, आप जिस रेट से रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो अगर वो लोअर है देन रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्स, तो ये जो एनवायरमेंट है वो किस पर ऑपरेट कर रहा है, विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी, बियॉन्ड इट्स अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, बियॉन्ड इट्स कैरिंग कैपेसिटी, बियॉन्ड इट्स एस्थेटिक कैपेसिटी। डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा, विद इन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। आई एम श्योर आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं 26 पर। ये जो कैरिंग कैपेसिटी वाला है ना बेटा, बहुत अच्छे से कर लेना इसको, ये आएगा इसके ऊपर एक क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 पे चलते हैं। अमंग इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान, चाइना इज द लार्जेस्ट नेशन, हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो देखो, हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं बिल्कुल सही बात नहीं है, क्योंकि अब इंडिया जो है वो नंबर 1 पे आ चुका है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मेरे लिए कि उस टाइम की बात करना है या इस टाइम की बात करना है, लेकिन क्योंकि इनने ये बोल दिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो यहां पर भी ये गलत हो जाता है। और जो एनुअल ग्रोथ रेट था चाइना का, वो भी हमेशा कम रहा है, इंडिया का ज्यादा रहा है। इसको क्वेश्चन को मैंने डिस्कस भी किया है अपनी प्रीवियस वीडियो में, जो कि अपनी कंपैरेटिव स्टेटमेंट पे बनी है। सो यहाँ पर ये जो है बिल्कुल की बिल्कुल गलत हो जाता है स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं तो वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 1970s इन इंडिया लेड टू अ कंसिडरेबल डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है। सो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 तो सही है पर 1 फॉल्स है, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाता है। अब अपन लोग आगे चलते 27 क्वेश्चन के ऊपर। सो ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा बिलो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द टर्म्स ऑफ एनुअल ग्रोथ ऑफ जीडीपी। सो यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? सो हमको एनुअल ग्रोथ रेट बताई गई है, ठीक है। चाइना वॉज एबल टू मेंटेन नियरली डबल डिजिट ड्यूरिंग द 1980s। तो 1980s में जो चाइना था उसकी अगर आप ग्रोथ देखो डबल डिजिट में थी, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। अपन को इनकरेक्ट वाला बताना है। पाकिस्तान वॉज अहेड ऑफ इंडिया इन 1980 से 2017 तक। तो अगर हम लोग पाकिस्तान को देखते हैं ध्यान से, तो पाकिस्तान का 6.3 है, इंडिया का 5.7 है, लेकिन इसने क्या बोला है 1980 से 2017 तक। तो अगर 2017 में देखते हैं तो जो इंडिया है वो 7.3 पर है, लेकिन पाकिस्तान 5.3 पर है। सो यहां पर यही स्टेटमेंट जो है डायरेक्टली हमारा गलत हो जाता है। आगे एक बार आप पढ़ करके इसको देख सकते हो, बाकी यही सही आंसर है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर असर्शन रीजन। तो यहाँ पर स्टार्ट ही असर्शन रीजन से किया है। अगेन हम दोनों को पहले ट्रू या फॉल्स देखेंगे, फिर उनके बीच का रिश्ता देखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि असर्शन में कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पब्लिक सेक्टर वाज गिवन अ प्रोमिनेंट रोल ड्यू टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो यहाँ पर बिल्कुल ये करेक्ट हो जाता है, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा था, डोमिनेंस था। रीजन, इंडस्ट्रियल सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज आएंगे, बोलेंगे भैया एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, लेकिन भैया इंडस्ट्रियल भी यहाँ पर होगा। और क्योंकि दोनों में इंडस्ट्रीज की बात की गई है, शुरू में भी बात की गई थी सेकेंडरी सेक्टर की, यहाँ पर भी यहाँ पर बात की गई थी इंडस्ट्रियल सेक्टर की। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है ए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 19 पर आ जाते हैं। तो 19 में बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। ये भी इसके ऊपर आपको एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि जो केस बेस्ड क्वेश्चन लास्ट में आता है ना, वो इसके ऊपर आ सकता है। तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखें इसका। अब सबसे पहले यहां पर क्या बोला गया है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्राइबल इंडिया फॉर ट्राइबल इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेक्निकल इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रेनिंग इंडिया। से यहाँ पर ये जो नीति आयोग है ये बेसिकली बनाया गया था हमारी 5 ईयर प्लान्स को आगे बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक गोल्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये करेक्ट आपका हो जाता है। अब इसी का चॉइस क्वेश्चन आता है, दैट इज कि इन अ डैश इकोनॉमी रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन होगा, ए सोशलिस्ट, लेकिन सोशलिस्ट में सिर्फ गवर्नमेंट करती है, कैपिटलिस्ट में प्राइवेट सेक्टर करता है, डेमोक्रेटिक की बात करता हूं तो पता नहीं कौन करता है, लेकिन जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं मिलकर के रिसोर्सेज को ओन करते हैं। सो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी। नाउ 20 पे चलते हैं। तो यहां पर अगेन
फिर से सेम केस स्टडी हमको आ गई है जो कि अभी आई थी, तो फिर से रिपीट हो गई है। सो यहाँ पर माओ के बारे में बात की गई है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे और प्रोफेशनल्स थे उनको कंट्री साइड में सेंड किया गया था ताकि वो वहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सकें और सीख सके चाइना के कल्चर के बारे में। सो हम बिना देखें यहाँ पर डी पर क्लिक करना है, दैट इज ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन पे लगा देंगे टिक, ठीक है। नाउ अगेन आगे बढ़ते हैं, तो चलते हैं हमारे 20th के बी वाले यानी कि चॉइस क्वेश्चन पे। तो स्टेटमेंट 1 दिया गया है कि इन द एग्रीकल्चर सेक्टर communes were established where land holdings were allocated to individual households for ownership. Statement 2 is special economic zones were established to attract foreign investment and technology. देखो स्टेटमेंट 2 तो मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है कि यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए थे, लेकिन अगर आप लोग स्टेटमेंट 1 को ध्यान से देखते हो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। तो देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में कम्यून्स आए थे, ये मैं मानता हूँ, लेकिन लैंड होल्डिंग्स वर एलोकेटेड टू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स एंड फॉर ओनरशिप, ये आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर कोई ओनरशिप नहीं दी गई थी, बस जो कम्यून्स था उसमें डिवाइड कर दिया गया था लैंड को। अगर आप लोग डायरेक्टली पैरा को पढ़ते हो संदीप गर्ग या फिर एनसीईआरटी में, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपको जाता है कि स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब 21st क्वेश्चन पे हमारा जाता है माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स प्ले अ वाइटल रोल इन इंश्योरिंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल इकोनॉमी एज दे। तो यहाँ पर माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं, पर कैसे प्ले करते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, बिल्कुल सही है। विमेन एम्पावरमेंट करते हैं, बिल्कुल सही है। इनहेंस द रीच ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन सही होंगे, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगर आप लोग आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है डैश रेवोल्यूशन वॉज द हार्बिंगर। अब पता नहीं मतलब क्या होता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना हार्बिंगर का मतलब क्या होता है। तो इट वॉज द harbinger of major changes in the credit system as it led to the diversification of the portfolio of the rural credit towards the production oriented lending. तो यहाँ पर क्या था? व्हाइट था, सिल्वर था, ब्लू था या फिर ग्रीन था? तो हम सब लोग जानते हैं कि सेंटेंस का मतलब पता हो ना हो, हमारी बुक में ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में सबसे ज़्यादा दिया गया है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपका सही आंसर हो जाता है। तो ऐसे करके अपन को थोड़ा सा दिमाग चला लेना है एंड अपन को बन जाएंगे। यहाँ पर एमसीक्यू ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, तो वो अपन सॉल्व कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देखो कितना इजी है। मल्टीपल रीजंस फॉर इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड रीइमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान में बी इन्यूमरेटेड, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग माइट नॉट बी द वन ऑफ देम। तो देखो यहाँ पर जो गरीबी आई थी वो किस कारण नहीं आई थी ये बताना है। तो यहाँ पर एकदम से जो उल्टा चीज पूछ लेते हैं ना, ये अपन को दिमाग में रखना है, इसलिए 2 से 3 बार क्वेश्चन को अपन को पढ़ना है जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर राइजिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन्स, ये तो बिल्कुल था। स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर, ये कैसे ही हो सकता है? ठीक है, सो यहाँ पर यही आपका सही आंसर होगा। अनस्टेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ, तो अनस्टेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ के कारण तो नहीं हुई थी, तो ये भी एक तरीके का नहीं है। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन अपना हो जाता है दैट इज डी, ओनली 2। क्लियर है बात? कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। 23rd पे चलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर से नॉट की बात की गई है, सो हमको पता करना है। तो एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ अ एजुकेटेड पर्सन इज हायर देन ऑफ अ अनएजुकेटेड पर्सन, तो ये तो बिल्कुल सही है यार। ऑन द जॉब ट्रेनिंग विल रिड्यूस द स्किल ऑफ लेबर, यानी कि यहाँ पर अगर आप ट्रेनिंग देते हो तो क्या वो रिड्यूस करता है लेबर को? नहीं। सो यहाँ पर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो डायरेक्टली मैंने बता दिया, सी और डी एक बार आप पढ़ के देख लेना ऑप्शन। अब हमारा 24th क्वेश्चन में असर्शन और रीजन आ जाता है। तो सबसे पहले ट्रू फॉल्स चेक करते हैं कि सही है कि नहीं है। लोअर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इज अ बेटर इंडिकेटर ऑफ जेंडर इक्वेलिटी। इसका मतलब क्या है? लोअर चाइल्ड मोर्टेलिटी मतलब मर जाना, यानी कि जब बच्चे कम मर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जेंडर इक्वेलिटी को दर्शाता है। तो अपने यहाँ पर अगर बच्चों की मौत कम होने लगी तो हम बोलेंगे हाँ भाई लड़के लड़की बराबरी पे आ गए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। रीजन की बात करते हैं तो प्रेफरेंस फॉर अ मेल चाइल्ड एग्जिस्ट इन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, ये बिल्कुल सही है कि मेल चाइल्ड को प्रेफरेंस दी जा रही थी। सो यहाँ पर रीजन तो सही है लेकिन असर्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है कि असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, 25th क्वेश्चन पे चलते हैं। Dash adopted the resolution to ban the use of chlorofluorocarbon compounds along with the other ozone depleting chemicals। तो यहाँ पर किसने किया था? क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखो जो भी था क्योटो और पेरिस, ये सब तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैंने एक ही चीज़ पढ़ी थी अपनी इंडियन इकोनॉमी में, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दैट्स द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात? तो ऐसे भी आप लोग थोड़ा सा तुक्का वाला जो कहते हैं ना, आप लगा सकते हो कि आपने जो पढ़ा है वो आया तो भैया कर दो।
नाउ नेक्स्ट आ जाता है अकॉर्डिंग टू हरमन डेली, ओके, एन एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल स्टेप टूवर्ड्स अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, कौन सा नहीं है? लिमिटिंग ह्यूमन पॉपुलेशन टू कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट, तो ये तो होगा यार, लिमिट कर रहे हो आप पॉपुलेशन को। इनपुट इनएफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस, अगर आपकी टेक्नोलॉजी कंट्री की अगर वो इनएफिशिएंट है तो क्या आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। सो बी इज योर राइट आंसर। पर थर्ड और फोर्थ पढ़ के बता देता हूँ। रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड नॉट एक्सीड द रेट ऑफ जनरेशन, ये भी बिल्कुल सही है। करेक्शन ऑफ इनएफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम पॉपुलेशन, तो ये भी सही है। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, जो कि इनकरेक्ट है। असर्शन रीजन पे चलते हैं अगेन फिर से, असर्शन रीजन पे चलते हैं फिर से। तो असर्शन यहां पे आता है गवर्नमेंट कैन ट्राई टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट थ्रू स्पेशल पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स, ठीक है। रीजन, सच पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लीड टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दोनों ही पॉवर्टी की बात कर रहे हैं, दोनों ही सही बात कर रहे हैं। सो ए ऑप्शन दैट बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये अपना सही हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आता है दैट इज कि स्टेटमेंट 1 बोल रहा है वन चाइल्ड पॉलिसी वाज वेरी इफेक्टिवली यूज्ड इन कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन बाय द चाइनीज अथॉरिटीज, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जहां पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो गई थी। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है वन चाइल्ड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स लेड टू डिक्लाइन इन द जेंडर रेशियो द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, तो यस यहाँ पर फीमेल्स का जो था और ही ज्यादा यहाँ पर रेशियो कम हो गया था बिकॉज ऑफ वन चाइल्ड पॉलिसी, क्योंकि हर कोई चाह रहा था कि भैया मेल ज्यादा यहाँ पर आए। सो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है दैट इज स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, दैट इज सी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तो अपना सेंटेंस आ जाता है अंडर द ब्रिटिश रूल कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रिजल्टेड इन शिफ्टिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फ्रॉम डैश क्रॉप्स टू डैश क्रॉप्स। तो यहाँ पर जब कमर्शलाइजेशन हुआ था तो क्या यहाँ पर शिफ्टिंग हुई थी? तो कैश से फूड क्रॉप्स पे हुआ था, कॉटन से जूट पर हुआ था, फूड क्रॉप्स से कैश क्रॉप्स पे हुआ था, या फिर जूट से फूड क्रॉप्स पे हुआ था। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है दैट इज सी, दैट इज फूड क्रॉप्स पहले हम लोग करते थे पर उससे शिफ्ट हो गया था कैश क्रॉप्स पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट ही चैप्टर पे आपका है। देन 19 पे जाता है सो आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज नॉट एसोसिएटेड विद द गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, इसमें से कौन सा गोल नहीं है? इंश्योरिंग इक्विटेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये बिल्कुल है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये भी है। इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी है। लेकिन प्रमोटिंग इंपोर्ट्स ऑफ लग्जरी गुड्स, ये नहीं है, ये अपना करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बेसिकली। आप लोग चलते हैं आगे। सो इन 1951 एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियाज नेशनल इनकम वॉज, कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था? हाइएस्ट अमंग ऑल सेक्टर्स, लोएस्ट अमंग द 3 सेक्टर्स, लोएस्ट अमंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर, या फिर लोअर देन द सर्विस सेक्टर? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन था पहले के टाइम पे सबसे ज्यादा था, 1951 में बहुत ज्यादा था, क्योंकि हर कोई यहां पर एग्रीकल्चर ही कर रहा था। अब 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर डैश इन इंडिया एंड इन द ईयर डैश इन पाकिस्तान। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन जाएगी। देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में एलपीजी के फॉर्म में आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसकी डेट याद रखना 1991 थी। पाकिस्तान की मत याद रखो, क्यों? क्योंकि यहां पर ऑप्शन जो डी है, अगर मैं डी की बात करता हूं तो 1991 अपन को दी है, तो ऑफकोर्स ही बात है पाकिस्तान की 1988 होगी। इसको याद भी कर सकते हो, नहीं है तो भैया इंडिया की जरूर याद कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाकिस्तान इज अहेड ऑफ इंडिया इन द केस ऑफ HDI वैल्यू, पर कैपिटा इनकम, एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटी, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। क्या मैं देखो HDI वैल्यू तो नहीं हो सकता, पर कैपिटा इनकम भी नहीं हो सकता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी नहीं हो सकता है, यहां पर एक्सेस टू सैनिटेशन फैसिलिटी बोल सकते हो आप, लेकिन बाद में तो फिर खराबी हो गई, लेकिन उस टाइम पर आप बोल सकते हो। 21st पे चलते हैं। डैश मार्केट्स वर ऑर्गेनाइज टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम द माल प्रैक्टिसेस इन मंडीज। तो यहां पर कौन सी मार्केट्स में प्रोटेक्ट करा जा रहा था फार्मर्स को? रेगुलेटेड, पीरियोडिक, डेली, वीकली। अपन ने कोई भी नहीं पढ़ा है इसमें से, अपन ने सिर्फ एक ही शब्द पढ़ा है दैट इज रेगुलेटेड मार्केट। सो ए इज योर राइट आंसर। सो यहां पर ऑफकोर्स ही बात है, रेगुलेशंस बनाए गए थे। 22nd पे चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ चाइना इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ओके, अब यहां पर आया था अपना सबसे पहले कौन सा आएगा? तो देखो अगर मैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करता हूं सो वो आया था 1951 में, ये अपन सबको पता है। उसके बाद फिर 1951 के बाद आया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जो कि आया था 1958 में, अभी तुम लोग को बताया था। उसके बाद फिर आया था 1965 में ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन।
और उसके बाद फिर 1978 में आया था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो अपना हो जाता है 4, 2, 1 एंड 3। कहीं पर लिखा है क्या 4, 2? हाँ, ये 4 वाले ऑप्शन है, बी ऑप्शन अपना जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। क्लियर है बात? तो डेट थोड़ी सी याद रख लो, आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि स्टेटमेंट 1 जहां पर दिया गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ मींस द इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है कि इंक्रीज हो रही है नेशनल इनकम, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट आर वन एंड द सेम कॉन्सेप्ट। नहीं भाई, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन अलग होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म होता है, तो यहाँ पर दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अब आता है 24th क्वेश्चन, दैट इज स्टेटमेंट 1 लिबर्टी इंडिकेटर्स मेजर द एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन गिवन टू द सिटीजंस। अभी मैंने आपको बताया था, तो ये वाला तो स्टेटमेंट सही हो जाता है। स्टेटमेंट 2 इज इंडिया प्रोवाइड्स फेयर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू द सिटीजंस। बिल्कुल सही भैया, फेयर देता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा है। अपने देश में सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जो कभी आपके साथ इनइक्वालिटी नहीं करेगा। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है सी, दैट बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, तो आता है कैरिंग कैपेसिटी इंप्लाइज दैट। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन बिलो द रेट ऑफ रीजनरेशन। हाँ बिल्कुल ये सही है। रिसोर्स एक्सट्रैक्शन शुड रिमेन अबव द रेट ऑफ रीजनरेशन, ये सही नहीं है। जनरेशन ऑफ वेस्ट, जो जनरेशन है वेस्ट का, शुड रिमेन विद इन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरमेंट। इसका मतलब है कि इतना जनरेट करो वेस्ट जितना एनवायरमेंट अब्जॉर्ब कर सके, तो बिल्कुल सही है ये भी। जनरेशन ऑफ वेस्ट शुड बी मोर देन द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, ये गलत है। तो 1 एंड 3 यहां पर सही है, तो यहां पर 1 एंड 3 कहीं दिया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अब अगर अपन लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आ जाता है डैश सिस्टम रिस्टोर्स मेंटेन्स एंड इनहांसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस कौन बनाता है? केमिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, कन्वेंशनल या फिर मल्टी लेयर्ड फार्मिंग। हमने एक ही चीज पढ़ी है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, वही सही ऑप्शन हो जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का थोड़ा पढ़ के जाना, आ सकता है एक बड़ा क्वेश्चन भी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले में। नाउ 26 पर अगर अपन लोग चलते हैं, सो अगेन असर्शन रीजन आ जाता है द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज मल्टीफेसिएटेड। मल्टीफेसिएटेड का एक मतलब सिंपल मतलब देख लो कि बहुत सारी यहाँ पर तरीके का होता है नेचर यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कि सही भी बात है। रीजन की बात बोली गई है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर यूज फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही है, बट अगर अपन लोग अपने बंदे को देखते हैं, जो कि असर्शन है, वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। अपनी बंदी को देखते हैं तो वो बात कर रही है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की। दोनों सही तो बात कर रहे हैं, पर क्या दोनों में तालमेल बैठ रहा है, रिश्ता बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है, यहाँ पर जो बी ऑप्शन है, दैट बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये आपका सही हो जाता है। अब यहाँ पर 27 जाता है, जहां पर असर्शन जाता है कि चाइना अडॉप्टेड द ओपन डोर पॉलिसी एज अ मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म इनिशिएटिव। तो बिल्कुल सही है ये। अगर मैं रीजन की बात करता हूं, सो इट एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल। नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था यहाँ पे। दोनों सेंटेंस तो सही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, लेकिन यहाँ पर जो ओपन डोर पॉलिसी वो इकोनॉमिक रिफॉर्म में आई थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो पहले ही आ गया था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में। सो यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये आपका सही ऑप्शन बी जो है वो सही आ जाता है। अब आगे बढ़ते तो हमारा क्वेश्चन आ जाता है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चरल आउटपुट विटनेस स्टैग्नेशन ड्यू टू। तो यहाँ पर एग्रीकल्चरल स्टैग्नेशन क्यों हुआ था? डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट्स, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है दैट इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम। इसको अच्छे से पढ़ लेना, लगान क्या होता है, क्या टैक्स लगाया था, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। देन 19 पे जाता है इन द फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आउटपुट वॉज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू। यहाँ पर किस पे था? सीरियल्स एंड पल्सेस, व्हीट एंड राइस, कॉटन, जूट, ज्वार एंड बाजरा। अगर इसका मतलब ना पता हो तो एक चीज बस दिमाग में रखना कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है। तो व्हीट एंड राइस इंडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन किया था। अब अगर चॉइस क्वेश्चन पे चलते हैं तो यहाँ पे आता है कि डैश इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग। जवाहरलाल नेहरू, पीसी महालनोबिस, ओके, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर देखो भैया, बहुत ही ज्यादा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है पीसी महालनोबिस। ठीक है, तो यहाँ पर इनका नाम जो है गलत प्रोनाउंस कर दिया, बट ठीक है, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। मतलब बायोग्राफी नहीं पढ़ना है, बट इनने क्या काम किया था उसके बारे में जरूर पढ़ लेना। अब अगर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 दिया गया है ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना इन 1950s।
और स्टेटमेंट 2 दिया गया है कि चाइना ग्रोथ इज मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस गलत हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 है यहाँ पर 1950 दिया गया है, बट वो तो 1965 में हुआ था, तो ये गलत हो जाता है। और चाइना की ग्रोथ जो थी वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से ज़्यादा एग्रीकल्चर से भी थी और सर्विस से भी थी। सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों ही फॉल्स हो जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट कौन सा है स्टेटमेंट? चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज बेटर देन दैट ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान इज बिहाइंड इंडियन एसडीआई रैंकिंग, बिल्कुल सही है। वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म वाज अडॉप्टेड इन पाकिस्तान, नहीं भैया, ये चाइना में अडॉप्ट किया गया था, तो सी इज योर राइट आंसर। अब हम लोग आगे चलते हैं तो फिर से आ जाता है यहाँ पे डैश इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच प्लान्स एंड इवेल्युएट्स पॉलिसीज रिलेटेड टू रूरल क्रेडिट नीड्स। एपेक्स इंस्टीट्यूशन जब भी बोला जाएगा, मैक्रो में अगर एपेक्स इंस्टीट्यूशन आता है तो सेंट्रल बैंक होगा, और अगर इंडियन इकोनॉमी में एपेक्स इंस्टीट्यूशन आता है तो हमेशा नाबार्ड होगा। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद कर लेना, भूल जाते हो तुम लोग, ठीक है। नाउ 22 पे चलते हैं तो आता है असर्शन रीजन में। असर्शन इज ड्यूरिंग 1980s इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ पाकिस्तान वाज मोर देन दैट ऑफ इंडिया। तो ये बात बहुत सारे लोगों को गलत लगती है, बट एक्चुअली में सही थी। 1980s में पाकिस्तान अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। बट अगर रीजन की बात करता हूं, सो पाकिस्तान फॉलोड अ पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर विद इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये जो क्वेश्चन था ना, ये मैंने अपने कम्युनिटी पर डाला था, बहुत सारे बच्चे बहुत तरीके का आंसर दे रहे थे, बट इसका जो करेक्ट आंसर अपना हो जाता है दैट इज कि असर्शन तो हमारा सही है पर रीजन इसका गलत है। और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया रीजन क्यों गलत है? यहां पर पाकिस्तान ने मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तो फॉलो किया था, यहां तक सही है, लेकिन यहां पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं था, यहां पर पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस था, ये चीज याद रखना। सो यहां पे रीजन गलत हो जाता है, तो यहां पर सी ऑप्शन असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स इज आर राइट आंसर। 23 पे चलते हैं। यहां पर आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। क्या प्रॉब्लम हो गई थी यहां पर? ब्रेन ड्रेन था, बिल्कुल सही है। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड था, बिल्कुल सही है। राइजिंग पॉपुलेशन था, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर चेंज इन सोशल आउटलुक ये नहीं था। सो यहां पर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, यहां पर प्रॉब्लम्स की बात की गई है। सो प्रॉब्लम्स सी ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों हो जाती हैं, बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन निकल आता है। अब यहां पर 24th क्वेश्चन जाता है जिसका स्टेटमेंट 1 है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पॉलिसी हैज लेड टू अ ह्यूज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लो टू चाइना। सो यहाँ पर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बहुत सारा बाहर का जो पैसा था वो यहाँ पर आया था, इन्वेस्टमेंट आया था। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? चाइनाज रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ वाज द रिजल्ट ऑफ इट्स इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1981। तो यहाँ पर चाइना की इंडस्ट्रियल ग्रोथ किससे हुई थी? 1981 के इकोनॉमिक रिफॉर्म से हुई थी। ये बिल्कुल ही बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो हुई थी ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन से, जो कि माओ ने स्टार्ट किया था, एंड ये जो था ये हुआ था आपका 1968 में, ठीक है। आई होप आई एम करेक्ट। सो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है। सो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ये आपका सही ऑप्शन हो जाता है। यहां पर चलते हैं अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट। कौन सा इनकरेक्ट फंक्शन है? सप्लाइज रिसोर्सेज, एसिमिलेट वेस्ट, लैंड डिग्रेडेशन या फिर प्रोवाइड्स एस्थेटिक सर्विसेज। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाता है दैट इज कि इनकरेक्ट फंक्शन है यहां पर। तो इनकरेक्ट फंक्शन कौन सा है एनवायरमेंट का? तो यहां पर लैंड डिग्रेडेशन जो है वो आपका एक इनकरेक्ट फंक्शन हो जाता है, तो सी इज योर राइट आंसर। 26 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो। अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पर अपन लोग डायरेक्टली फॉर्मूला पे चलते हैं, तो टोटल लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन नहीं होगा, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल लेबर फोर्स ये भी नहीं होगा, टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल वर्कर्स नहीं होगा। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बोला गया है, तो वर्कर पहले आएगा फिर पॉपुलेशन आएगा, यानी कि बी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अब 27 क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ चाइना कमेंस्ड इन 1956। देखो चाइना का जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो कब हुआ था वो तो मुझे याद नहीं है, पर इंडिया से तो पहले हुआ था। इंडिया का 1951 में हुआ था, तो उससे पहले ही चाइना का हुआ होगा। सो यहां पर स्टेटमेंट 1 तो भैया फॉल्स हो जाता है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, तो बोथ इंडिया एंड चाइना अडॉप्टेड सोशल इकोनॉमिक मॉडल यूजिंग यूएसएसआर। तो भैया इन्होंने तो मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अपनाया था। सो यहां पर जो स्टेटमेंट 1 एंड 2 दोनों फॉल्स हो जाता है, तो डी ऑप्शन इज आर राइट आंसर। तो यहां पर हमने अपने 50 MCQs को पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको और MCQ वीडियोस चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे MCQ नाम से डाल देना, तो यहां पर मैं समझ जाऊंगा कि आपको और वीडियोस चाहिए है, और हम लोग मैक्रो और इंडियन इकोनॉमी की और MCQ वीडियोस लेकर के आ जाएंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कॉमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सबकी हेल्प होती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।